हमें उम्मीद है कि ये जो अराजकता का माहौल हम देख रहे हैं ये जल्द से जल्द शांत होगा। लोगों का गुस्सा ओली सरकार के खिलाफ था। ओली गए, ओली इज हिस्ट्री। आई फॉर वन विल शेड नो टीयर्स फॉर ओली द क्रुक, ओली द करप्ट स्काउंड्रल। आई विल नॉट शेड एनी पर्सनल। घर चलाने का रे तो पहले एकदम ताजा दिन से देख रहा हूं भाई साहब दमक का घर में एकदम स्टार्ट देनी करिए का था। और केपी शर्मा ओली भी बंदूक के नोक के ऊपर राज करना चाहते थे, बंदूक की नोक पे राज करना चाहते थे। लोग बहुत मायूस हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बड़े आक्रोश में हैं। क्यों? क्योंकि ये महाभ्रष्ट सरकार है ओली की, महाभ्रष्ट सरकार है। नेपाल में केपी शर्मा ओली की महाभ्रष्ट माओइस्ट कम्युनिस्ट सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। वो इस्तीफा देकर भाग निकला है, कह रहे हैं दुबई की तरफ भाग रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है, पार्लियामेंट हाउस को आग लगा दी गई। ये जो डेमोक्रेसी थी, हमने हेल्प किया था वहां अशर करने में, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। लेकिन साहब वजह कुछ और ही थी। ठीक है, जब राजीव गांधी सोनिया गांधी नेपाल गए थे 80 की दशक में, तो वहाँ पे वो राजीव गांधी जाना चाहते थे पशुपतिनाथ के मंदिर। ठीक है, उन्हें जाने नहीं दिया गया साहब, क्योंकि उनको बोला गया कि मैडम आप जा सकते हैं, मैडम सोनिया गांधी नहीं जा सकती। वो ईसाई हैं, हिंदू नहीं हैं, वो विदेशी हैं, इत्यादि इत्यादि। गलत था, ठीक था, ये हुआ। बहुत नाराज हुए वो। उन्होंने राजा से पूछा ये क्या मतलब है, तो राजा ने कहा, हाथ जोड़ लिए कि साहब ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ राजा होने की हैसियत से मैं धर्म अनुसार चलता हूँ, और मैं जो है साहब मैं नहीं कुछ कह सकता। वहाँ के जो पंडित हैं जो कि दक्षिण भारत से आते हैं, ये उनका फैसला है। उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। बहुत नाराज हुए और वापस आकर उन्होंने ब्लॉकेट करा दिया नेपाल का साहब। और उसके बाद सोनिया गांधी जब वो असली राज कर रही थी मनमोहन सिंह के टाइम, तो उसने अपना पूरा बदला निकाला कि हिंदू राष्ट्र को ही खत्म कर दूंगी नेपाल में, और उन्होंने तख्ता पलट कराने की पुरजोर कोशिश करी नेपाल के अंदर कि जो राजा हैं, जो वहाँ का राजशाही का तंत्र था, उसको ही उखाड़ फेंकेंगे और उनके बदले वहाँ माओइस्ट कम्युनिस्ट लुटेरे लेकर आएंगे। उन्होंने जाके इंसर्जेंसी शुरू करी, ये प्रचंड ने और केपी शर्मा ओली, ये कम्युनिस्टों ने कितने सारे लोगों को मारा, बंदूक के बल पे ये राज करने आए साहब। और केपी शर्मा ओली भी बंदूक के नोक के ऊपर राज करना चाहते थे, बंदूक की नोक पे राज करना चाहते थे। कई दिनों से मैं साहब, मेरे को जो मेरे दोस्त थे नेपाल में, वो कह रहे थे कि यार यहाँ बहुत गदर होने वाला है, नेपाल में बम फटने वाला है। महीनों पहले, अभी की बात नहीं है साहब, कि लोग बहुत मायूस हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बड़े आक्रोश में हैं। क्यों? क्योंकि ये महाभ्रष्ट सरकार है ओली की, महाभ्रष्ट सरकार है साहब। और ये हर चीज़ में करप्शन है, हर चीज़ में पैसे खाती है। यहाँ पे नियोपोटिज्म है, करप्शन है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है, कोई जरिया नहीं है पैसे कमाने का सिवाय कि बच्चों को देश छोड़ के जाना पड़े। वो जाते हैं दुबई, जाते हैं जापान, जाते हैं भारत, और पैसे कमा के आते हैं। 25% जीडीपी नेपाल का रिमिटेंसेस से आता है, कि जो बाहर से पैसे भेज रहे हैं, और उनको कोई अपनी होप, कोई निजात नहीं।
नॉर्मली देश में एक प्रजातंत्र में एक ऑपोजिशन होती है जो सरकार को अपोज करती है, जो लोगों की ग्रीवियंसेस, लोगों के दुख दर्द को उजागर करती है, सरकार के सामने लाती है, मजबूर करती है कि उनकी तरफ तवज्जो दे, ध्यान दे, वगैरह वगैरह। यहाँ जो हमने देखा कि कोई ऑपोजिशन नहीं रहना चाहता था, वो फट से कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेते थे, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी साहब। 11 सरकारें बदली हो चुकी हैं जब से ये नया तंत्र हमने थोपा। 11 सरकारें बदली हुई। पिछले साल साहब बड़ी एजिटेशन हुई कि राजा लाओ देश बचाओ, और इस साल भी हुई। तो उस वक्त लोगों ने कहा हमें कि अरे साहब बकवास है, कुछ नहीं होगा, ये केपी ओली कितने महान हैं, बड़े पॉपुलर हैं, ग्रास रूट पे उनका बड़ा होल्ड है, कम्युनिस्टों का, माओइस्टों का, वो बस डरा डरा के धमका के लोग सब चुप रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। कब तक चुप रहेंगे ना साहब लोग? बम फटना था, वो फट गया। अब आप बोल रहे हैं कि साहब CIA ने फायदा क्यों उठाया? CIA फायदा नहीं उठाएगी तो और क्या करेगी साहब? जब मैग्मा वहां बॉयल कर रहा है, हम उसको पहचान नहीं पाए, हेड ऑफ नहीं कर पाए, ठीक है, कम से कम हमारा भी तो कुछ उसमें इंटरेस्ट है, स्टेक है इन द स्टेबिलिटी इन नेपाल। खैर साहब, अब तो बम फट चुका है। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, ये बम बड़ी गलत टाइम पे फटा। भारत और चीन के रिश्तों में सुधार आ रहा था, भारत और चीन के रिश्तों में एक थॉ हुआ था, एक नजदीकी आ रही थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब दुनिया भर को लात लगाने में लगे हुए थे, और खासम खास लात वो भारत को लगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत तेल खरीदना रूस से बंद करे, हालांकि वो हमको सस्ते में मिल रहा है कि हमारी इकोनॉमी तबाह होती है तो हो जाए, जैसे यूरोप की हो गई है। ठीक है साहब, यूरोप को लात मारी, वो तलवे चाटने पहुंच गए। पाकिस्तान तो तलवे चाटने की तो जन्मजात की आदत है, और मुल्ला मुनीर के नीचे तो वो तो बिल्कुल बिक गया है उनका आर्मी चीफ और बाकी सारे लोग वहां जाके अमेरिका को। और वहां चीन गुस्सा खा रहा है कि 90 अरब डॉलर के करीब तो मैंने उधार दिया, अरबों डॉलर मैंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगाया, 81% तुम्हारे सब हथियार आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के चीन ने दिए। और मुल्ला मुनीर ने पलक नहीं झपकी, सीधा जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोद में कूद गया। 2 महीने में 2 बार चक्कर मार रहा है वहां व्हाइट हाउस के कि मेरे आका, मैं तुम्हें तेल दिलाऊंगा बलूचिस्तान से, मैं तुम्हें गोल्ड, कॉपर, टंगस्टन, रेयर अर्थ दिलाऊंगा बलूचिस्तान से। 93 में माइल खुने थे, अभी तक तो 1 ग्राम नहीं निकला साहब। तेल की बकवास कर रहे हैं। एक्सॉन मोबिल कब से खोद रहा है, 5000 मीटर तक खोद लिया, बूंद तेल नहीं आया। लेकिन वो ये मनगढ़ंत तेल आसिम मुनीर ने बेच दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को गले लगाया, भारत को मारी लात। तो भारत ने भी जतला दिया साहब कि हम लात नहीं सहेंगे साहब। मत समझना कि तुम लताड़ोगे और हम पाकिस्तान की तरह तलवे चाटने घुटने के बल आ जाएंगे। ठीक है, भारत ने दिखा दिया हमारे पास विकल्प हैं। रूस हमारा ट्राइड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड है, और अगर आप इस तरह ट्रीट करोगे तो ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले। डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है साहब, लात 50% टैरिफ हमारे ऊपर। सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है। नहीं, चीन पे नहीं कोई सैंक्शन, भारत पे ही सैंक्शन। क्यों? आपने क्या समझा हम कमजोर हैं? हम रेंगते हुए आएंगे माफी मांगने, तलवे चाटने? नहीं आएंगे साहब। अगर आपका यह रवैया है तो ठीक है सही साहब, हमारे पास और विकल्प, हम और देशों में जाके बेचेंगे। आपने पेट पे लात मारी है हमारे बुनकरों के, हमारे जो बेचारे कारपेट वीवर्स हैं, टेक्सटाइल वर्कर्स हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, ज्वेलरी पे जो काम करते हैं, उनके पेट पे लात मारी है दिवाली के पहले। कोई बात नहीं साहब, हम सह लेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ आप बड़ा याराना दोस्ताना दिखा रहे हो, मई में उसने हमला किया हमारे ऊपर, और आप यहाँ पे दोस्ताना ऐसा दिखा रहे हो, तो फिर तो साहब आग तो लगेगी भारतवर्ष में, और लगी है। तभी हमने एक रीच आउट किया था, चीन ने हमारी तरफ, हमने चीन की तरफ। दोनों के राष्ट्र हितों में है
कि हमारे रिश्तों में समन्वय आए। क्यों हम ऐसे अमेरिका के लिए जो हमें लातें लताड़ना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है, हम जाके चीन से लड़ें? यूक्रेन जैसे रूस से लड़ रहा है, आखिरी यूक्रेनियन तक ये लड़ना चाहते हैं, मराना चाहते हैं। 8 मिलियन लोग यूक्रेन के वहां से भाग चुके हैं, ठीक है, तकरीबन 2 मिलियन मारे गए, कोई 2 लाख जो है वो वहां पे वो वहां से भगोड़े हो गए, उनके सिपाही बुड्ढों को और टीनेजर्स को पकड़ पकड़ के वो मरने भेज रहे हैं। लेकिन लड़ेंगे साहब, अमेरिका को खुश करेंगे, नेटो को खुश करेंगे, तो करो ना खुश। हम ऐसे ही कोई बकवासबाजी औरों की लड़ना है तो अपने खुद के लिए लड़ेंगे, अपनी आत्मरक्षा, अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे साहब, दिखा देंगे लड़के कैसे लड़ सकते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान को पता चला। लेकिन साहब ये जो इस टाइप की जो यूनिपोलर मैडनेस, बुल इन अ चाइना शॉप, हर किसी को लात मारेंगे, खासकर जो दोस्त हैं, जो दोस्ती जतला रहे हैं, उनको तो खासम खास लात पड़ेगी, तो फिर आपके दोस्त नहीं रहेंगे साहब। तो ये आउटरीच थी। भारत में थोड़ा लोग चिंतित है कि इससे जो हमारी आउटरीच है टू चाइना, क्या फर्क पड़ेगा। मैं चाइना भी जानता है कौन क्या कर रहा है, ठीक है साहब। लेकिन बात यह है कि बांग्लादेश और नेपाल में थोड़ा फर्क है, मेथडोलॉजी बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही सेम लग रही है, प्लेबुक वही है, लेकिन नेपाल में जो ग्रीवेंसेस थी वो जेन्युइन थी साहब। ये तो हमको मानना पड़ेगा। नेपाल में डिफरेंट फ्रॉम बांग्लादेश, ग्रीवेंसेस जेन्युइन थी, ठीक है साहब। और उनके चलते हमारा रिश्ता नेपाल के लोगों के साथ, रोटी का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, खून का रिश्ता। खून का रिश्ता कैसे साहब? जब से भारत आज़ाद हुआ है, कितनी बार जो हमारे गोरखा सैनिक हैं नेपाल से जो आते हैं, उन्होंने अपने प्राणों का आहुति दी है, बलिदान दिया है भारत के युद्धों में, 47 से लेके आज तक। अब वो उतने, जब से अग्निवीर स्कीम हुई है, अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहे हमारी सेना में, लेकिन कितनी करोड़ों की पेंशन हम नेपाल में बांटते हैं। हम नेपाल के लोगों की खुशहाली चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नेपाल में अराजकता नहीं फैले, शांति रहे, स्थिरता रहे, प्रगति रहे, उन्नति रहे। हम बड़े खुश होंगे अगर वहां पे हिंदू राज्य वापस आ जाए, ठीक है साहब। वो वहां के लोगों की इच्छा थी। जो नेपाल के लोगों को ठीक लगता है, वी आर हैप्पी विद दैट। अब कह रहे हैं कि आज आर्मी चीफ वो नेपाल को संबोधित करने वाले हैं। हमारी उम्मीद है कि अराजकता, ये बांग्लादेश जैसे तमाशा नहीं चलेगा कि महीनों महीनों गर्दन काटी जा रही है, लोगों की मारा जा रहा है, मार कुटाई हो रही है, असभ्य, ये अभद्र, इस टाइप का व्यवहार बांग्लादेश जैसे मुल्कों में ही हो सकता है। महीनों महीनों गदर आक्रांता वहां पे छाए हुए हैं और हिंदू जाति पे ऊपर वहां पे बदले निकाल रहे हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आर्मी चीफ ने अपील करी है, उसने उनसे चार्टर ऑफ डिमांड मांगी है। जेन जी के जो लीडरान हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चाहिए हमें, वेरी गुड। वो कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स चाहिए, वेरी गुड। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जो मेयर ऑफ काठमांडू हैं, उनको होना चाहिए। ये थोड़ी हैरत तो है, लेकिन वो मधेशी, फॉर द फर्स्ट टाइम अ मधेशी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, आई डोंट थिंक वी कुड बी हैप्पियर। सो हम चाहते हैं जिसमें नेपाल के लोगों की भलाई है, उसमें भारत की खुशी है। जो नेपाल के लोगों को अच्छा लगता है वो होना चाहिए। द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। जनता जनार्दन की आवाज़, आवाम की आवाज़, भगवान की आवाज़, वो आवाज़ एक प्रजातंत्र में हमेशा हमेशा उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये जो अराजकता का माहौल हम देख रहे हैं, ये जल्द से जल्द शांत होगा।
लोगों का गुस्सा ओली सरकार के खिलाफ था। ओली गए, ओली इज हिस्ट्री। आई फॉर वन विल शेड नो टीयर्स फॉर ओली द क्रुक, ओली द करप्ट स्काउंड्रल। आई विल नॉट शेड एनी पर्सनल टीयर। ठीक है साहब, क्योंकि ये और बांग्लादेश के मामले में मुझे तो थोड़ा फर्क लगता था। ये फर्क हमको समझना पड़ेगा। हाँ, ज़्यादा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भारत में नहीं हो सकता। भारत की सरकार अपने लोगों के हितों के प्रति जागरूक है, कितना कर रही है। जब मोदी सरकार आई थी तो हम 10वें नंबर पे थे, आज हम 4थे नंबर पे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में। ठीक है साहब, बड़ी ताकत हम बन गए हैं, एक स्पेस पावर, न्यूक्लियर पावर, मिलिट्री पावर ऑफ कॉन्सिक्वेंस। और ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारा लोहा माना है, तभी अमेरिका इतना घबराया हुआ है और तभी अमेरिका हम पे सैंक्शन लगा रहा है और दुश्मनाई मोल लेने पे आमादा हो गया है और पाकिस्तान को बड़े गले लगा रहा है कि किसी तरह भारत की बढ़ती शक्ति को रोका जाए। आप ये जो हैं अरब स्प्रिंग्स कर सकते हैं बांग्लादेश में, छोटे मोटे देशों में। भारत की सरकार एक प्रजातांत्रिक सरकार है, उसको जो है जनहित लोगों का वो चाहती है, उसको इस टाइप के तमाशों से डिस्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। बहुत धैर्य रखते हैं जब हमको अपने लोगों से डील करना है। शाहीन बाग फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम हमने जलियांवाला बाग नहीं किए, खून की होली नहीं खेलनी शुरू करी अपने लोगों के साथ। एक प्रजातंत्र में प्रोटेस्ट करने का भी हक होता है। यू कांट टेक दैट अवे एंटायरली। इट इज़ रॉन्ग टू ट्राई एंड सप्रेस इट लाइक द तिएनअनमेन वे। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि चीन भी जानता है किसने क्या किया है, और ये कोई नए जो हमारा समन्वय आ रहा है, जो कि हमारा एक थॉ जो आ रहा है, मैं नहीं समझता उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। जय भारत, जय हिंद।